अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में अपने बात करते हैं खेलों के हवाले से, खेलों की खबरें आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करते हैं। इसके अलावा कुछ मुख्तलिफ मामलों पर गुफ्तगू होती है। पिछली दफ़ा प्रोग्राम में बात हो रही थी कुछ पाकिस्तान के इंग्लैंड के टूर के हवाले से और सिलेक्शन के हवाले से ख़ास तौर पर बड़ी डिटेल डिस्कशन हमारी रही। आज भी इसी मुनासबत से गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में, और साथ साथ अब जो प्लेइंग 11 है वो क्या हो सकती है, और साथ साथ आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं इस हवाले से भी ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ एक और बड़ा अहम मौजू जिसके ऊपर पिछले हफ्ते हमारी बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई थी, कोशिश करेंगे इसके ऊपर मज़ीद बात कर ली जाए। बहुत सारे आपके पैगामात मौसूल हुए थे, वो खिलाड़ी जिनको नज़रअंदाज किया गया है उनको किस तरह मौका दिया जाएगा, और साथ साथ ये कि पाकिस्तान की एक पूरी हिस्ट्री रही है इंग्लैंड की कंडीशंस में खेलना, किस तरह एक्सपीरियंस रहता है नए लड़कों का, क्या जो है वो एक बड़ा टेस्ट होगा, किस तरह वो इस टेस्ट पे पूरा उतरेंगे। इंग्लैंड की टीम को अगर देखें इस वक्त जो मौजूदा इंग्लैंड की टीम में बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइनअप है, तो बड़ा सख्त इम्तिहान होगा, और ख़ास तौर पे जो नए टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनका, इमर्जिंग स्टार्स हैं उनका ख़ास तौर पे। इस हवाले से आज ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उनसे इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू होगी। आलमगीर अहमद साहब आज हमारे मेहमान हैं, वेटरन्स क्रिकेट के हवाले से शोहरत रखते हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में पायनियर्स हैं उन लोगों में जिन्होंने वेटरन्स क्रिकेट का आगाज़ किया, और ऑर्गेनाइज़र भी हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, उनको मैं खुश आमदीद करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। उनके हम तशरीफ़ रखते हैं उबैदुर्रहमान आवान साहब, हमारे अपने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बड़ी गहरी निगाह रखते हैं मामलों पर, ख़ास तौर पे जो इस वक्त डोमेस्टिक वगैरह के हवाले से जो सीज़न है उसके ऊपर बड़ी अच्छी कवरेज आपकी रही है। उबैद को भी हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच उबैद, आपने हमें वक्त दिया। आलम भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, और सिलेक्शन के हवाले से बहुत सारी बातें हुई हैं। अब तो जितने माशाल्लाह प्लेयर्स हैं उतने ही आपके साथ जो उनके असिस्ट कर रहे होंगे, कोच भी होंगे, उनके भी बहुत सारे पे सबऑर्डिनेट्स होंगे, तो माशाल्लाह एक बड़ा पावर पैक आपके पास अब एक स्क्वाड बन गया है, कोचेस का भी और प्लेयर्स का भी। ऑप्शंस भी आपके पास जो थे, जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस है उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल एक जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि जो खिलाड़ी डोमेस्टिक के अंदर बड़े कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं उनको नज़रअंदाज करना या मौका ना देना, ये कैसा फ़ैसला है। और मोरल जो है इससे काफ़ी खिलाड़ियों का डाउन होता है, और ये कोई नई बात भी नहीं है, आपको पता है हमारी तारीख रही है। मैं चाहूँगा इस मुनासबत से थोड़ी बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका बात करने के लिए। क्या देखें, आप जिस तरह बात कर रहे थे कि 29 प्लेयर्स और 14 स्टाफ है, और वो सारे प्लेयर जो कायज़ ट्रॉफी अभी पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की, जिस पर 1.5 अरब रुपये हमने सुना खर्चा भी हुआ, उसके जो परफॉर्मेंस है उन्हें तो सिरे से नज़रअंदाज ही करते हैं। ठीक है। और वही लोग जो आपकी लाइमलाइट में हैं वही लोगों को लेके जाया जाए। और 29 स्क्वाड इस पर भी बात हो रही है। अब वो उसके पीछे रीज़न दे रहे हैं कोरोना, कि अगर किसी को विद इन द टूर्नामेंट को ऐसी शिकायत आ जाती है, जबकि यहाँ से कोरोना टेस्ट होके वो जाएंगे, 14 दिन क्वारंटीन करेंगे, फिर कोरोना टेस्ट होंगे उनके 2 बार होंगे। और उसके अलावा जिस तरह आपने देखा हारिस सुहेल ने तो पहले ही माजरत कर दी जी, वो थोड़ा सा वो वहम का शिकार भी रहते हैं, तो बार मुख्तलिफ वाक़यात उनके पहले भी हैं। इसके अलावा शुएब मलिक ने भी डायरेक्ट आने के लिए कहा है कि वो 5 महीने से शायद अपनी फैमिली से नहीं मिले हैं जी, तो वो कुछ दिन उनके साथ गुजारने के बाद बराह रास्त इंग्लैंड आएंगे, तो डेफिनेटली उनके भी 2 टेस्ट होंगे जी। लेकिन इतना बड़ा स्क्वाड, ठीक है, आपका 2020 भी है और टेस्ट मैच भी है, लेकिन इतना बड़ा स्क्वाड ले जाना, उसके पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इसकी वजाहत दे भी चुका है थोड़ी बहुत, और मज़ीद उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वजाहत ज़रूर देंगे उसकी। लेकिन इतना बड़ा स्क्वाड और फिर 14 मेंबर जो वो जा रहे हैं आपके स्टाफ के, आप ये देखें कि उसमें 4-5 तो ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के लेजेंड हैं। अब लेजेंड प्लेयर एक जगह इकट्ठे हो जाना और फिर वो सारों का दिमाग एक जैसे मिलना, एक चीज़ पे काम करना, वो सारी इतनी सारे बड़े बड़े लोग इकट्ठे हुए हैं। अब ये इसको तो कबल वक्त होगा कि इसके ऊपर डिबेट की जाए। ये यकीनन टूर्नामेंट के दरमियान या टूर्नामेंट के बाद इसके ऊपर बात हो सकेगी कि क्या कुछ हुआ और क्या होना चाहिए था। लेकिन ये बहुत बड़ा स्क्वाड है, और इसमें कुछ प्लेयर, जिस तरह आपने बात की, बड़ी ज़्यादती है। आपके पास स्पॉन्सर नहीं है, आप 1.5 अरब रुपये खर्च करके और अपना सारा प्लेयर निकालें, और जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं उसमें बहुत सारे प्लेयर आपके पास, ठीक है, या तो आप वो सिस्टम ख़त्म करें या फिर उन प्लेयरों को चांस दें, एक कोई वाज़ेह पॉलिसी बनाएं। और आगे बात अब होगी, जिस तरह भी अभी रोड मैप भी दिया है पीसीबी ने, वो भी अब आगे जब आपसे बात होगी तो उस पर होगी। तो लेकिन ये मेरी समझ में तो नहीं आई, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों की भी समझ में नहीं आई ये बात। ये वक्त के साथ पता चलेगा, और ये टूर्नामेंट जैसे जैसे स्टार्ट होगा और मैचेस होंगे तो आपको इसकी सिनेरियो सही पता लगेगा कि क्या है इसके। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है कि ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा कि इतने सारे जो लेजेंड प्लेयर अगर कैंप में मौजूद होंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रहता है। और पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है टीम की, खासतौर पर क्योंकि टीम में इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं, जो क्लैशेस हुए हैं, पर्सनालिटी क्लैशेस भी हुए, लेकिन इसको कैसे ओवरकम करेंगे ये देखना होगा। उबैद साहब की तरफ आएंगे। उबैद, ज़रा ये फरमाइएगा कि डोमेस्टिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर नया इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसके ऊपर बड़ा ख़र्चा हुआ,
₹1 बिलियन मोर देन आप इसके ऊपर खर्च कर चुके हैं। कितना प्रोडक्टिव रहा है, और इस दफ़ा उम्मीद ये थी कि मानी साहब के आने के बाद जो है जो तब्दीली जिसके हवाले से बात की जा रही थी कि आएगी और सिस्टम में बेहतरी आएगी, तो क्या बेहतरी आपको नज़र आई है अब तक कोई? अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। बेहतरी की जो आपने बात की है तो वो सिर्फ हमें ये नज़र आई है कि क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी सारे चेहरे जो है वो चेंज हो गए। लेकिन जहाँ तक आपने बात की है कि सिस्टम को चेंज किया है, तो इस सिस्टम का अभी तक तो हमें कोई रिजल्ट नज़र नहीं आया जी। क्योंकि इस सिस्टम में भी जिन लड़कों ने परफॉर्म किया उनको उनके मेरिट के मुताबिक उनको चांस नहीं मिला। तो अब आगे चलकर देखते हैं कि जिस तरह ये कहते हैं कि हम 5-6 टीमें रख के तो उनमें से प्लेयर निकालेंगे, फिर उनको इंटरनेशनल लेके जाएंगे, तो आपके पास पूरा एक क्लब लेवल से अगर एक स्ट्रक्चर बना हुआ हो तो वो वहाँ जाकर कामयाब होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम रीजन्स को मुअत्तल किया हुआ है। रीजन्स के अंदर क्रिकेट नहीं हो रही, रीजन के अंदर तमाम ग्राउंड जो है वो वीरान पड़े हुए हैं। अभी तो कोविड की वजह से, लेकिन इससे पहले भी जो है वो यही हाल था। उसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरह आपने बात की दौरा इंग्लैंड की, तो मैं ये समझता हूँ कि 14 का जो सपोर्ट स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। और उसमें जैसे अलमगीर साहब ने बात की कि देखना होगा कि इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है। तो मुझे नहीं लगता कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, क्योंकि जहाँ भी हमारे स्टार इकट्ठे होते हैं, माजी में हमने देखा कि टीम के अंदर जब 2-3 प्लेयर ऐसे होते थे जिन्होंने कप्तानी की या कप्तानी कर चुके, तो उनका आपस में बड़ा क्लैश होता था। जैसे आपने देखा होगा यूनुस खान के खिलाफ जो बगावत हुई थी, उससे पहले ऐसे वाक़यात हमें तवातुर के साथ देखने को मिले। तो अभी अगर ये लोग वहाँ जाकर आपस में कोई इतना प्रोडक्टिव चीज़ हमें दिखा देते हैं तो फिर तो सही है, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि आप देखें कि स्क्वाड के अंदर 10 तो फास्ट बॉलर्स हैं। तो 10 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना और फिर स्पिनर्स आपके जो है वो आप रिलाई करेंगे यासिर शाह के ऊपर। यासिर शाह की परफॉर्मेंस माजी करीब में भी हमें कुछ नज़र नहीं आती। तो इस हवाले से ये कहना कबल वक्त होगा कि पाकिस्तान वहाँ जाकर कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देगा या कोई आउटस्टैंडिंग चीज़ हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि आप फास्ट बॉलर्स में देखें तो आपके पास नसीम शाह है, आपके पास शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है। बिल्कुल, जो आपके यंग फास्ट बॉलर्स हैं उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो इंग्लिश कंडीशंस में इंग्लिश विकेटों पर जाकर खेलना एक डिफरेंट चीज़ है। और पाकिस्तान के अंदर जो विकेटें हैं या जिस तरह की कंडीशन होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। बिल्कुल ठीक। तो इनका मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ जाकर कोई ऐसी चीज़ मिलेगी। दूसरा ये कि आप देखें हम प्रैक्टिस में नहीं हैं। इंग्लैंड की टीम को एक सीरीज़ मिल रही है, वो हमसे पहले वेस्ट इंडीज़ से खेल चुके होंगे। बिल्कुल ठीक। फिर कोविड की वजह से कई सारी रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, जैसे बॉलर्स के लिए सलाइवा का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से भी काफ़ी जितने भी हमारे फास्ट बॉलर से बात हुई थी वो कह रहे हैं कि ये तो टोटल जो है वो बैटिंग गेम हो जाएगा, बैट्समैनों का गेम हो जाएगा। तो बॉलर्स के लिए इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। या तो फिर आप बॉल टेम्परिंग को जो है वो लीगलाइज कर दें कि हम उसमें कोई वैसलीन इस्तेमाल कर लें या कोई और चीज़ जो है उसके लिए इस्तेमाल कर लें, तो फिर तो हमें कुछ चांसेस हैं, वरना तो टोटली ये बैट्समैनों का गेम होकर रह जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और वैद ने बिल्कुल सही इस चीज़ को हाईलाइट किया कि ये कंप्लीट बैट्समैन डोमिनेटेड गेम हो जाएगा। और टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो बड़े पेशेंस चेक किए जाते हैं, और ख़ासतौर पर बॉलर्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको पता है रोल भी होता है और टेस्ट भी होता है। अब ये बड़ा मुश्किल होगा बॉलर्स के लिए, और ख़ासतौर पर बैद ने जैसे बिल्कुल ठीक कहा कि नए आपकी लॉट है, नए बॉलर्स हैं, वहाँ जाके उन कंडीशंस में खेलना, जब आपको पता है कि बड़े बड़े नाम वहाँ पर जाया करते थे, तो इंग्लिश टीम के ख़िलाफ़ उनको बड़ी स्ट्रगल करना पड़ता था, बहुत उनको मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन जब यहाँ पर अगर आपके लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं होगा और अगर आपके लिए चीज़ें ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होंगी, और अगर मान लीजिए कि अगर बैटिंग ट्रैक भी अगर उसके ऊपर बन जाता है, कोई ऐसी विकेट बन जाती है जिसके ऊपर ज़्यादा बैट्समैन के लिए मार्जिन होगा, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये भी याद रखना होगा कि ये सारी जो है वो बहुत सारे इसमें ऐसे लोग हैं जिनका एक्सपोजर पहली दफ़ा इंग्लैंड में जाकर होगा। क्या कहते हैं आलम भाई आप इस पर? बिल्कुल, जैसे उबैद ने बात की, थोड़ी सी बात मैं इसके ऊपर बोलूँ। जो बॉल के ऊपर सलाइवा लगाने वाली बात है, बॉल के ऊपर अभी मैंने एक वीडियो बना के अपने दोस्तों में कुछ शेयर किया आज से 10 दिन पहले। उसको शाइनर लगा के, चूँकि वैक्स लगाने से वैक्स एक थिक चीज़ होती है एग्जैक्टली, और वो जितनी जल्दी सूखती नहीं है वो हाथ पे लगेगी। जो शाइनर होता है, जैसे सपोज आप शू शाइनर जैसी चीज़, अगर आप उसको शाइन करके रब करते हैं तो उसकी शाइन अच्छी हो जाती है। ठीक है। लेकिन क्या उसको आईसीसी अलाउ करेगा? अभी तो देखें वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ होगी तो आपको पता चल जाएगा कि असल तो सारा मसला इस वक्त बॉल का है, क्योंकि प्लेयरों की आदत है। और आप देखिएगा कि ये गलतियाँ होंगी, और आईसीसी ने पहले से कह दिया कि अगर एक बार कोई गलती करेगा तो नज़रअंदाज होगी, दूसरी बार होगा तो वार्निंग
बॉलिंग होगी और तीसरी बार उसको 5 रन की पेनल्टी भी होगी। ये उन्होंने शर्त तो लगा दी है, लेकिन अभी हल नहीं दिया इसका। पहले उसका हल देंगे। अगर कोई शाइनर या कोई ऐसी चीज़, क्योंकि लेदर गारमेंट्स के अंदर मेरा उससे रिलेटेड काम है, तो उसमें बहुत सारे शाइनर इस्तेमाल होते हैं। तो उन्हीं से मशवरे के बाद मैंने एक शाइनर को इस्तेमाल किया था और एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी। मैंने अपने पुराने टेस्ट क्रिकेट्स को भेज के मशवरा भी किया था, सबको आइडिया भी पसंद आया। बहरहाल वो एक सेकेंडरी चीज़ है। तो एक ये मसला बड़ा होगा जो जहाँ तक वहाँ की कंडीशन का बात है कि आप देखें आज से 15 साल पहले इंग्लैंड की जो विकेटें थी बहुत ज़्यादा सीम एंड फास्ट होती थी। अब वो पिछले 15 साल से उनकी विकेटें थोड़ी स्लो हो गई हैं और इतनी सीमिंग नहीं है। हमारे बॉलर्स की तो मुझे उम्मीद है कि अच्छे हैं हमारे बॉलर, अच्छी, पर हमारे को ज़्यादा डिपेंड करना पड़ेगा अपनी बैटिंग के ऊपर। हमारे पास बैट्समैन अच्छे भी हैं, ख़ासतौर पर आबिद अली है, अजहर अली है, और इसके अलावा जो हमारे आगे आसिफ शफीक है और ख़ास तौर पे बाबर आजम, जिसका बात करना ज़रूरी नहीं हो तो माशाल्लाह वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है हमारे पास। इसके अलावा फवाद आलम की क्या पोजीशन होगी, उसको खिलाया जाएगा, क्योंकि एक अच्छा चांस ये बन गया कि हारिस रेल के ना जाने की वजह से फवाद की जगह बनती नज़र आ रही है। और अगर वो कुछ परफॉर्म कर गया, क्योंकि वो पिछले 9-10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट से आउट है, और एक डिफरेंस होता है इंटरनेशनल क्रिकेट का और डोमेस्टिक क्रिकेट का, एग्जैक्टली हाई स्टैंडर्ड क्रिकेट का फ़र्क होता है। फिर एक बात उबैद की मैं और यहाँ से लूँगा कि वो कह रहे 6 टीमें, ये बहुत बार हमारी डिबेट हो चुकी है। जी। तो उन 190 प्लेयरों पे ही आपका पूल चल रहा है। जब तक आप नीचे से प्लेयर नहीं लाएंगे, और जिस तरह अभी रीजन्स को इन्होंने सस्पेंड किया हुआ है, तमाम एसोसिएशन सस्पेंड है, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। बिल्कुल ठीक। जब आपकी एसोसिएशन सस्पेंड होंगी, कोई आदमी काम ही नहीं करेगा, किसी को पता ही नहीं होगा, कोई अहदेदार ही नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। वो कि यहाँ अहदेदारों का मकसद कुछ और भी होता है साथ में, लेकिन उनको ये चीज़, अब मैंने सुना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्क्रूटनी टीम बना रहा है और स्क्रूटनी होगी, और क्लब स्क्रूटनी के बाद फिर वो सारा बनाएंगे, और रीजन की बुनियाद पर वो कुछ, जैसे सिंध को ले लें तो लाड़काना, हैदराबाद और कराची को मिला के कुछ वो स्क्रूटनी का कोई, और उनके ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेटर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से वो पहले भी एक दफ़ा एडहॉक लगा चुके हैं, एडहॉक टाइप कोई चीज़ होगी, उसका नाम नया हो या वही नाम हो, तो अगर इस तरह से कोई चीज़ हो, क्रिकेट रिवाइव होनी चाहिए। क्योंकि हमारे ग्राउंड वीरान पड़े हैं, बिल्कुल क्रिकेट नहीं हो रही, प्लेयरों का प्रैक्टिस ना होने की वजह से उनका जो फिजिकल स्टेमिना है उसका भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, प्रैक्टिस का भी फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हमें पीछे ले गया ये कोविड, जो 3 महीने 4 महीने से है, ये हमें कुछ साल पीछे ले गया। तो इसको नए सिरे से फिर आबाद करना होगा ग्राउंडों को, और बहुत सारे प्लेयरों को बहुत सारी मेहनत करनी होगी, बहुत सारे ऑफिशियल्स को काम करना होगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई ऐसा रोड मैप और देना पड़ेगा कि भाई इस तरीके से आप काम करें। देखिए, बोर्ड का काम नहीं है एसोसिएशंस को चलाना। एग्जैक्टली। बोर्ड का काम है आपका ऊपर को, जिस तरह हमारी हुकूमतें चलती है कि इस्लामाबाद से हुकूमत चलती है और बाकी सूबे अपना काम करते हैं, एग्जैक्टली ये सिस्टम है आपके डिस्ट्रिक्ट्स का और रीजन्स का। और अगर उस तरीके से ये क्रिकेट को चलाएंगे तो वो तो बहुत कामयाब होगा, लेकिन उनको इख्तियारात देने पड़ेंगे। लेकिन आलमगीर साहब ये देखें ना कि बोर्ड ने तो पूरी क्रिकेट को कैप्चर कर लिया, हर किस्म के क्रिकेट, क्लब क्रिकेट तक जो है वो उसमें बोर्ड इन्वॉल्व है। वहाँ बोर्ड का काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। वो डिस्ट्रिक्ट का काम है, वो रीजन का काम है, वो अपने वहाँ पर क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करें, छोटे-छोटे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने के वहाँ ऊपर से वो प्लेयर सर्टेन आगे आए, कंडीशंस हैं। उनको आप सर पहले फर्स्ट क्लास आज में से लेकर आए। 3 साल पहले की क्रिकेट उठा लें आप, आपकी एसोसिएशन चलाती थी। पिछले 2-3 साल में जो बात सही है उबैद की, जो बोर्ड ने कैप्चर किया है ना, इसको बोर्ड का काम नहीं है। आप उनको इख्तियारात दें, और फिर जब आप इख्तियारात देते हैं उनके पास पैसे नहीं है, आप उनको इससे बेहतर है कि कुछ फंड उनको दे दें, तो वो सही तरीके से बस फंड इस्तेमाल हो। उसमें भी एक बड़ी डिबेट होती है, लेकिन बात यह कि जब वो फंड इस्तेमाल हो और क्रिकेट उस तरीके से चले जिस तरीके से पहले चला कर, आज आपके क्रिकेट की जो क्लब क्रिकेट है आपकी रीढ़ की हड्डी है, और उससे पीछे नीचे आ जाए ग्रास रूट। अब ग्रास रूट कहाँ से स्टार्ट होता है? 13 साल से, 14 साल से, फिर स्कूल लेवल। अब स्कूल लेवल पे उन लोगों को सामने लाएं जो स्कूल लेवल पे काम कर चुके हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, बेशक वो अननोन लोग हों, लेकिन उन लोगों को सामने लाना चाहिए, उनसे कम से कम बैठ के मशावरत करनी चाहिए, उसकी खदोखाल देखने चाहिए कि उसमें खामियां क्या हैं, उसमें अच्छाइयाँ कहाँ हैं, उसमें प्लेयर की आप एज को कहाँ से पकड़ सकते हैं, प्लेयर कैसे ला सकते हैं, स्कूल का बच्चा दूसरे स्कूल से तो नहीं खेल रहा, ये बहुत सारी इतनी खामियां। मैं तो आपको एक पूरी लिस्ट जारी, मैं तो पिछले 22 साल से इन्वॉल्व हूँ डायरेक्ट इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, और बोर्ड को सेलेक्ट करना चाहिए उन लोगों को जो इसके ऊपर काम कर चुके हैं, बजाय इसके कि वो लोग आ जाएं जिनका कोई एक्सपीरियंस ना हो। और स्कूल क्रिकेट ही बहुत बड़ी क्रिकेट है, आपकी कॉलेज क्रिकेट खत्म है, आपकी यूनिवर्सिटी क्रिकेट खत्म है ही नहीं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्रिकेट जी हाँ, ना उनके आपस के कंपटीशन पहले कितने ज्यादा होते थे, अब तो ग्राउंड ही नहीं, प्लेयर्स आते थे, बिल्कुल। अब वो सिस्टम ही खत्म हो गया। अब तो वैद हमने एक छोटी सी मिसाल बनाई हुई कि अब तो स्कूल गैराज के अंदर खुला हुआ, तो वो ग्राउंड कहाँ से? हम तो करते हैं ना, मैं पता है, ग्राउंड ही नहीं किसी के पास, शायद एक आध स्कूल
स्कूल के पास, मुझे याद नहीं पड़ता कि कराची के किसी स्कूल के पास कोई ग्राउंड हो। बिल्डिंगों में है उनके पास, पहले असेंबली की जगह तो नहीं होती ग्राउंड का। एग्जैक्टली, असेंबली का भी हर 3 स्कूलों में एक स्कूल के पास ग्राउंड होता था। और हमने जब अपने टाइम पे खेली है तो बहुत वो फ्लरिश होती थी और बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट होती थी। अब वो चीज़ देखने को नहीं हो रही। अब बोर्ड को बैठ के इसके ऊपर देखे भी 5 साल मंसूबा उन्होंने बना तो दिया, अब उस पर अमल कैसे होगा? सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ कागजों में लिखा जाए और उस इम्प्लीमेंटेशन ना। बिल्कुल, आपने सारी चीज़ इम्प्लीमेंट एग्जैक्टली, क्योंकि पेपर वर्क यहाँ पर हो जाता है और फिर जो एडवाइजर इस तरह के मशवरे दे रहे हैं और हो ये रहा है। उबैद, आपकी तरफ आऊँगा कि एक मसला ये है कि जो लड़के, अब ताबिश का बार बार जिक्र आता है क्योंकि उसके हवाले से सबसे ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि इतना टैलेंटेड बॉलर, इतना कंसिस्टेंट बॉलर, इतना टॉप परफॉर्मर जो इतना देर से परफॉर्म आपके लिए कर रहा है, अगर आप उसको नज़रअंदाज करके हारिस रऊफ या किसी और क्रिकेटर को जो किसी टैलेंट हंट प्रोग्राम से आ गया, अच्छी बातें होना चाहिए, लेकिन इस तरह से अगर सिलेक्शन का क्राइटेरिया आप सेट करेंगे तो आप क्या इससे एग्जांपल सेट करेंगे? फिर जो इतनी देर से लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, तो बहुत ज़्यादा डिसहार्टन है और वो फिर अगर सेटिस्फाइड हो गए, उनको कर दिया गया, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि फिर आपके पास जो कोई टैलेंट आगे आ सकेगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल यासर, मैं ये कहूँगा कि हर प्लेयर का एक टाइम होता है उसको खिलाने का, उसको चांस देने का। अगर कोई प्लेयर डोमेस्टिक के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको चांस ज़रूर मिलना चाहिए, चाहे वो कराची का है, चाहे लाहौर का है, चाहे शेखपुरा का है, चाहे वो कहीं का भी है। बिल्कुल ठीक है। ताबिश की आपने बात की तो ताबिश खान ने मुसलसल परफॉर्म किया है हर सीज़न के अंदर। बिल्कुल। और इस दफ़ा तो हम देख रहे थे कि शायद उसका नाम इंग्लैंड के लिए आ जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ और उसको एक बार फिर नज़रअंदाज किया गया। आप देखिए पिछले कई सालों से जिस तरह फवाद आलम को नज़रअंदाज किया गया, वो मुसलसल परफॉर्म करते रहे। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में उसको टीम में रखा लेकिन चांस नहीं दिया। बिल्कुल। अब फिर वो टीम में है, पता नहीं चांस मिलता है या नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ताबिश खान के साथ ज़्यादती हुई है और मुसलसल हो रही है जी। इसी तरह और भी कई प्लेयर हैं डोमेस्टिक के अंदर जो परफॉर्म करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा ये है कि जो प्लेयर पीएसएल में परफॉर्म कर जाते हैं उनको वहाँ से उठा के डायरेक्ट ले आते हैं, डायरेक्ट टीम में डालते हैं। ठीक है, अब वो परफॉर्म कर रहा है T20 में, आपने उसको वनडे भी खिला दिया, आपने उसको टेस्ट भी खिला दिया। मैं बात करूं हसन अली की, मैं बात करूं शादाब खान की, मैं बात करूं शाहीन शाह अफरीदी की, कितने प्लेयर हैं जिन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया, आपने वहाँ से उनको उठाया, 4-4 ओवर उन्होंने अच्छे खेले और उनको उठा डायरेक्ट टीम के अंदर शामिल कर डायरेक्ट नेशनल टीम में लिया। बिल्कुल ठीक है। उबैद, इसके ऊपर अभी आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ये आखिर है क्या, किस तरह काम करता है, इसके ऊपर अभी बात करते हैं। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आप देखते रहें स्पोर्ट्स 21। वेलकम बैक वंस अगेन, वॉचिंग प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। ब्रेक पे जाने से पहले जी हमारी गुफ्तगू हो रही थी कुछ सिलेक्शन के हवाले से। टूर इंग्लैंड जो पाकिस्तानी टीम का है उस हवाले से बात कर रहे थे। बहुत सारे प्लेयर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनको मौका मिला है जो डिज़र्व करते थे। ख़ास तौर पे फवाद आलम की जैसे भी बात हुई है, अब देखना ये कि इससे पहले भी उनकी सिलेक्शन हो चुकी है, लेकिन क्या उनको मौका मिलता है या नहीं मिलता, ये अभी देखना होगा। इसी हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे और साथ साथ उन प्लेयर्स की बात ज़रूर की जाती है अपने प्रोग्राम में। कोशिश ये करते हैं कि उनकी बात ज़रूर की जाए कि जो बहुत देर से परफॉर्म कर रहे हैं, बड़े कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं ओवर द ईयर्स। उनकी परफॉर्मेंस का अगर आप देखें तो हमेशा ऊपर की तरफ गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको मौका नहीं मिल सका। उबैद आवान से ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी। उबैद, आपने निशानदेही की कि यकीनन बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो डिज़र्व करते हैं। आपने एक सिस्टम बनाने की कोशिश की, हमने उसको उस वक्त भी सवाल उठाया था कि ये कितना प्रोडक्टिव होगा, इसका जो पॉसिबल आउटकम है वो क्या होगा, क्या आपकी क्रिकेट में बेहतरी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन स्टिल उसी पॉइंट के ऊपर खड़े हैं। बल्कि अब कहा ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि अब तो उस पॉइंट से भी बहुत पीछे चले गए, क्योंकि एक तो हमारा सिस्टम नहीं काम करके दे रहा था और दूसरा ये कि कोरोना की वजह से आप बहुत पीछे चले गए। कैसे रिवाइवल हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल। देखें यासिर भाई, हमने इस सिस्टम का जो सबसे पहला और बड़ा इम्पैक्ट देखा वो ये कि डिपार्टमेंट्स ने अपनी टीमें बंद कर दी। बिल्कुल। और डिपार्टमेंट्स ने जब टीमें बंद की और वहाँ से आप देखें प्लेयर्स का एक रोज़गार लगा हुआ था। अब इस कोविड की वजह से जब डोमेस्टिक भी बंद हो गया तो कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो जिनका प्रोफेशनली गेम है, जिनकी रोजी रोटी क्रिकेट से ही है। बिल्कुल ऐसे। अब उनको ना तो क्रिकेट मिल रही है ना उनको रोज़गार मिल रहा है। बिल्कुल। क्योंकि डिपार्टमेंट से जो लड़के खेलते थे वो अगर वहाँ जाते थे नहीं जाते थे, उनको सैलरी मिल रही थी, उनका घर चल रहा था, वो क्रिकेट पे फोकस किए हुए थे।
लेकिन अब हुआ ये है कि ना वो उधर के रहे ना वो उधर के रहे। बिल्कुल। कोई रक्षा चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई सुजुकी चला रहा है, कोई कहाँ काम कर रहा है, कोई कहाँ फूड काम कर रहा है। डिलीवरी में लगे हुए जी, जी, बिजनेस के अंदर। वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि वो पहला इम्पैक्ट तो हमें ये नज़र आया जी कि जो जिन लड़कों को अपनी सारी तवज्जो क्रिकेट पे रखनी थी वो वहाँ से हट गए, वो अब कहीं और लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो पहला जो हमें जो उसका असर नज़र आया वो ये नज़र आया कि प्लेयर जो है वो अपने रूट से हट गए। बिल्कुल। ये क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है कि आपका प्लेयर जो है वो क्रिकेट की बजाय कोई और काम कर रहा है, क्योंकि उसने ज़ाहिर है घर भी चलाना है, उसने फैमिली को भी देखना है, उसने रोजी रोटी भी देखनी है। बिल्कुल। आप उसको पैसे दे नहीं रहे। जब आप देखिए, आप तो उनको पैसे देंगे ना जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, उसके अलावा बाकी भी तो लड़के हैं ना। जी जी बाकी बाकी जो सैकड़ों क्रिकेटर्स हैं जो डोमेस्टिक खेल रहे थे वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो इसका सबसे पहला इम्पैक्ट हमें ये नज़र आया। बाकी जहाँ तक बात है इस सिस्टम की, तो सिस्टम अभी तक कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि हुआ ये है, देखिए पिछले कई सालों से हम देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई प्लानिंग नहीं होती डोमेस्टिक के हवाले से। बिल्कुल ठीक है। अचानक से अनाउंस कर दिया जाता है 10 दिन के बाद T20 हो रहा है। जी। कहाँ हो रहा है जी? फैसलाबाद में हो रहा है। अच्छा जी, जब दिन करीब आते हैं जी हमने कराची शिफ्ट कर दिया है। जी ऐसा ही। अच्छा, कराची में हो गया, उसके बाद आएगा जी आगे हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है, तो अब हम वनडे करा लेंगे। भाई हर दुनिया का हर बोर्ड जो है उसके पास पूरे साल का एक चार्ट होता है। पूरे 5 साल के साल 5 साल की बुक्स बनती है। पूरे साल जो है उनको पता होता है कि हमें कब कौन सा इवेंट कब कहाँ कराना है। ऐसा ही। ठीक है, हर बंदे को पता होता है, प्लेयर्स को पता होता है। यहाँ कुछ पता नहीं होता। यहाँ होता ये है, आपने पिंडी में टूर्नामेंट कराया, आपने वेस्ट इंडीज से भी लड़कों को बुला लिया, आपने इंग्लैंड से भी लड़कों को बुला लिया जो वहाँ काउंटी खेल रहे थे, जो वहाँ पर कैरिबियन लीग खेल रहे थे, उनको बुला लिया। यहाँ आ गए, यहाँ उनको आपने डोमेस्टिक में भी नहीं खिलाया, बिल्कुल। और उसके बाद पाकिस्तान टीम का कैंप था, उनको कैंप में भी नहीं बुलाया। बिल्कुल ठीक। भाई उनको वहाँ से भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कराया जी। और यहाँ भी वो फारिग बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये प्लेयर्स का नुकसान हो रहा है ना। इसकी वजह ये है कि आपकी पहले प्लानिंग नहीं थी। आपने अचानक अनाउंस किया जी हम वनडे टूर्नामेंट करा रहे हैं पिंडी में। जी। अच्छा जी, पाकिस्तान का आपने कराया, सारे प्लेयर्स, भाई जितने प्लेयर्स हैं वो बाउंड है ना कि अगर आपकी नेशनल ड्यूटी होगी तो आपको वहाँ से वापस आना है। बिल्कुल ठीक है। अब वो प्लेयर जो वहाँ से वापस आएगा उसका वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म, बिल्कुल। उसकी जो वहाँ से आमदन होनी थी वो भी गई, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। यहाँ भी उसको चांस नहीं मिला, तो इसमें प्लेयर्स का नुकसान हो गया ना। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ जो है इसको देखने की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो पूरे साल का कैलेंडर बनाए और कैलेंडर के ऊपर जो है वो होना चाहिए। यहाँ हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई पता नहीं होता कब कौन सा टूर्नामेंट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब कुछ हो नहीं रहा है, पता होता। कुछ नहीं होता। ठीक है। आलम भाई ये फरमाइएगा कि जैसे अभी उबैद ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हाईलाइट किया कि एक तो आपके पास स्केड्यूल नहीं है, फिर दूसरा ये कि ये इतनी नई नई आपने पोस्ट ईजाद की हैं कि सकलैन की पोस्ट है, उसके ऊपर अभी तक लोग बहुत सारे सोच रहे हैं कि ये डायरेक्टर इंटरनेशनल प्लेयर्स क्या वो है, समझाएं ज़रा इसको, ये है क्या। फिर अगर इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहों के ऊपर लोग मौजूद हैं, सपोर्टिंग स्टाफ इतना बड़ा है, वो यकीनन बड़ी hefty अमाउंट आप उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो उसके बावजूद अगर प्लानिंग नहीं है, अगर आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, तो फिर व्हाट इज़ अ गुड ऑफ हैविंग इतना बड़ा बंच आपके पास है स्क्वाड का। ये जो बोर्ड के अंदर इतने सारे लोग हैं, आप क्यूरेटर्स को, झाड़ू लगाने वाले को, खाकरोब को आप कर देते हैं, फायर कर देते हैं, मीडिया का प्रेशर डेवलप होता है, सोशल मीडिया से बात फ्लोट होती है तो उनको रिस्टोर करते हैं, वरना प्लानिंग तो आपकी इस नौयत की है, तो ये कैसे काम चलेगा, ये समझाएं। देखें, बात ये है कि ये बहुत सारे महंगे लोग भरने से सिस्टम ठीक नहीं होगा। सिस्टम तो देखें पुराने ज़माने में जब 5 लोग बोर्ड को चलाते थे, आरिफ अली अब्बासी के ज़माने में, ठीक है, अब वो उससे ज़्यादा ज़रूरत आज पड़ गई। आज तो बेतहाशा लोग हैं और बाज़ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनकी असल पोस्ट क्या है। बिल्कुल ठीक। हाँ, कोई ना कोई किसी जगह पे भर दिया, तनख्वाहें दे दी और इतनी हैवी अमाउंट्स दी जा रही हैं कि बोर्ड अगर ये पैसा इसमें से कट डाउन करके आधा पैसा भी अगर डोमेस्टिक क्रिकेट पे लगा दे तो ये बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। इतने लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। देखें, एक बड़ी सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान टीम का कोच ने कुछ नहीं करना, एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो जाके वहाँ की असल तो काम होता है ये सारी चीज़ें देखने का मैनेजर का। कोच तो आप किसी को भी लगा दें। अभी देखें इतने सारे वो लोग जो लेके गए और उसमें 4 ऐसे प्लेयर हैं जो अपने ज़माने में टॉप प्लेयर रहे। बिल्कुल ठीक है। अब कौन किसकी मानेगा, किसकी सुनेगा, टीम के अंदर किसकी
जिम्मेदारी होगी टीम सिलेक्शन करने की, कौन अपनी आवाज़ उठाएगा। अगर एक दो लोग हमारे लेजेंड्स में से फवाद आलम को पसंद नहीं करते जी। और एक आदमी पसंद करता है और तीसरे का चौथे का मुझे मुश्ताक का पता नहीं है, तो दो आदमी मिसबा और वो हैं जो वकार, वो पसंद नहीं करते। और जिस तरह ताबिश की इन्होंने बात की, अब ताबिश का टाइम गुजरता जा रहा है, जब वक्त होता है आप खिलाते नहीं। ये लॉबिंग आज से नहीं, ये लॉबिंग जब शुरू से चलती जा रही है। पुराने ज़माने के पुराने क्रिकेटर्स के इंटरव्यू देख लें जो अमूमन वक्तन फ़क्तन आते रहते हैं, वो भी अपनी यही बात कर रहे होते हैं जो पाकिस्तान नहीं खेल सके। ठीक है कि सारे पाकिस्तान नहीं खेल सकते, ज़्यादती भी होगी, आइंदा भी होगी, लेकिन कोई लिमिटेड ज़्यादती होनी चाहिए कि बस आप वो प्लेयर जो ज़रूरत हो जिसकी उसको ले जाके ना खिलाएं और दूसरों को ले जाएं। तो सर देखें, पाकिस्तान टीम बनाना सबसे आसान काम है। आपको पता है 9 लड़के तो फिक्स हैं, उसके बाद 2-3 लड़के आपने लेने, आज इसको खिला दो, आज उसको खिला दो। पाकिस्तान टीम बनाना, कोई सिलेक्शन करना कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सिलेक्शन होती है पेपर्स के ऊपर। आपका कौन सा कोच जाके ग्राउंडों पे लड़का देखता है, कौन सा देखता है कि किस लड़के ने किस सिचुएशन में 80 रन किए, उसकी वैल्यू है, या किसने एक आसान सिचुएशन में 200 कर दिए, उसकी वैल्यू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और पैसा इतना लग रहा है, इतनी नई। अब देखें सकलैन की आपने जैसे बात की, तो सकलैन का ये है कि उन्होंने जो डेजिग्नेशन एक नया उसको पोस्ट बना के दे दी है, वो एकेडमी के अंदर उन प्लेयरों को हेड करेगा जो आगे एकेडमी में मौजूद होंगे। उसके लिए नदीम खान साहब को उनका हेड बनाया गया है जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हैं, और उसके साथ उनको डोमेस्टिक का भी कुछ चार्ज दिया गया है। अब तो वो सारी डिफाइन होंगी चीज़ें। तो सकलैन को वहाँ बुला लिया, पाकिस्तान टीम जा रही है, सकलैन यही है। एक वो जो हमारे फील्डिंग कोच थे, वो जो अभी तक ज्वाइन शायद नहीं कर सके हैं, तो उसकी जगह एक और लोकल किसी कोच, फील्डिंग कोच को साथ लेके जा रहे हैं। तो भरने से कुछ नहीं होता, अब वही नाम दोबारा लेके चले जा रहे हैं। तो बात ये है कि मुझे तो यकीन माने इस वक्त ये भी पता नहीं है कि पाकिस्तान टीम का मैनेजर कौन है। अगर आप मुझे हेल्प करें तो बता दें कि मैनेजर कौन है और उसका क्राइटेरिया क्या है, उसकी क्या ऐसी परफॉर्मेंस है कि उसको मैनेजर बना के ले जा रहे हैं। बात ये है, इन पैसे लगाने से, बंदे लगाने से कुछ नहीं होता। राइट मैन फॉर द राइट जॉब क्या होना चाहिए, यही तो है क्या। और इसमें से आप इसको कट करें। अब इन्होंने 5 साल का प्रोग्राम बना दिया, आपको पता है ये 5 साल रहेंगे और दूसरे आने वाले इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो सारी चीज़ें कभी कंटिन्यू हुई हैं हमारे यहाँ। हर बोर्ड आता है, हर हुकूमत आती है, नया बोर्ड, पॉलिसीज़ को खत्म, हुकूमत के साथ बोर्ड बदलते हैं। सर आपको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जो नीचे से इलेक्शन जीत के आए। अब गंगुली कैसे बना, गंगुली को तो किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया था आप चीफ हो जाएंगे, या आप उनके प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया, सिस्टम के जरिए, वो सिस्टम के जरिए आया। जो आदमी सिस्टम के जरिए आएगा वो फिर गड़बड़ भी नहीं कर सकेगा और वो जवाबदेह भी होगा। यहाँ तो आज पीसीबी के चेयरमैन देखें, मानी साहब तो बहुत पीछे रह गए, वसीम खान ज़्यादा लीड कर रहे हैं इसको। जो सिस्टम के तहत आएगा वही काम करेगा, जो सिस्टम के तहत नहीं आएगा, ब्रीफकेस उठाएगा, लंदन चला जाएगा, उसके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होता। माजरत के साथ ये मैं सख्त बात ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। तो बात ये है कि जो हमारा भी दिल जलता है, हम एक आम नाजिर हैं, थोड़ा सा क्रिकेट से ताल्लुक़ है, लेकिन ये इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, काम नहीं चल सकता। लोग अच्छे ज़रूर लाएँ, महंगे लाएँ, दें तनख्वाहें, लेकिन एक की जगह 4 तो ना लाएँ। बिल्कुल ठीक है, ये बात है। और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बट कुछ दिन पहले हमने देखा कि इंज़माम साहब फरमा रहे थे सरफराज अहमद के हवाले से, सोशल मीडिया पे इस पर बड़ी बात हुई कि जनाब इस तरह उसकी सिलेक्शन करना और सेकंड ऑप्शन कंसिडर करना, वो भी जो आपका ट्रम्प कार्ड रहा हो। और जब इंज़माम थे उस ज़माने में, जिस तरह के रिजल्ट्स उन्होंने प्रोड्यूस कर दिए उनकी टीम ने, तो ज़ाहिर वो हक बजाने पे इस चीज़ को पॉइंट आउट करने में, और बहुत सारे क्रिटिक्स भी इस हवाले से बात कर रहे हैं कि सरफराज को एज सेकंड ऑप्शन इस्तेमाल करना ये बड़ा क्रिटिकल है। अगर ये गलती हो रही है, अगर आप उसको इस्तेमाल करने इस नीयत से ले जा रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन होगा, तो इससे भी खिलाड़ियों का मोराल बड़ा डाउन होगा। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सरफराज अहमद का टीम में वापस आना बड़ी बात की, क्योंकि जिस कंडीशन में वो थे और जिस तरह से उनको हटाया गया था कि तीनों फॉर्मेट से अचानक से उनको हटाया गया और टीम से भी बाहर हो गए। हालांकि अगर आप देखें तो T20 में तो उनकी जगह बनती थी, एज ए विकेट कीपर भी, एज ए कैप्टन भी, एज ए प्लेयर भी, तो उसको भी कंसीडर नहीं किया गया। और उसके बाद वनडे का अचानक जो है वो, हालांकि कोई हमारी सीरीज नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन कप्तान जो है वो नया बना दिया गया। लेकिन जहाँ तक सेकंड ऑप्शन की बात है, तो मैं समझता हूँ कि सरफराज अहमद के ऊपर बैड पैच भी था जब वो खेल रहे थे। उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी उस तरह की नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी। अब उन्हें टाइम मिला है, जो 3-4 महीने मिले हैं, तो इसमें उन्होंने लाजमन वर्क किया है। हमने देखा फिटनेस के हवाले से काम कर लिया, के हवाले से भी काम किया है, अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से भी उन्होंने प्रैक्टिस की और काम किया। तो मेरे ख्याल में सरफराज अहमद का वापस आना जो है वो
पाकिस्तान के लिए काफ़ी खुश आइंद होगा। और मुझे उम्मीद है कि टेस्ट में अगर ना भी मिले तो T20 में ज़रूर उनको मौका मिलेगा और वो पाकिस्तान के लिए फिर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, वही शॉर्टर फॉर्मेट जो अब आपका जो है वो एक स्टैंडर्ड आपने सेट कर लिया। उबैद ने जैसे ब्रेक पे जाने से पहले भी कहा था कि अब आपके लिए बड़ा आसान है कि आप अगर PSL के अंदर परफॉर्म कर देते हैं और छोटी क्रिकेट में परफॉर्म कर दें तो आप पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो आप टेस्ट भी खेल सकते हैं और वनडे भी उसकी बेसिस पे खेल सकते हैं। लेकिन कुछ गलती सरफराज के साथ से नहीं रखा, उसने अपने आप को पीछे करता चला गया, बिल्कुल ठीक। उसकी टीम जीतती चली गई जी। आप एक पुरानी मिसाल ले लें, माइक ब्रैडले इंग्लैंड के कप्तान थे, उनका परफॉर्मेंस निकाल लें, कभी भी उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं। वो एक इंटेलिजेंट आदमी था, पेशे के हिसाब से प्रोफेसर था जी। उसको कप्तान बनाया और उसने बहुत सारी फतवात इंग्लैंड को दिलाई अपनी कप्तानी से। जी। तो उसने अपनी कप्तानी से 11 कंटिन्यूस आपको T20 सीरीज जिताई। तो उसको आप एक सीरीज हराने पे, या मैं तो उसको बोलता हूँ उसकी परफॉर्मेंस सर, सबसे मैं बोलता हूँ हरवाए जाने पे, मैं तो बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल अच्छा। करता हूँ। जी हाँ, उस एक सीरीज को हरवाए जाने पे उसको आपने बाहर कर दिया। 12वीं सीरीज जो थी और सरफराज 3 वनडे हारे और पाकिस्तान 3 से हरवाए जाने के पीछे क्या सर बहुत सारी आपकी लॉबिंग नहीं है आपकी टीम के अंदर। सर ये अच्छा। आप कहाँ बैठे हैं आया सर, आप मेरे मुंह से बुलवाना चाहते हैं सर, बहुत कुछ होता है। मैं भी थोड़ा अभी जो बेन स्टोक ने एक वो इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच की कहानी दे दी है, ये चीज़ें नहीं होती। आप आकिब जावेद से पूछें, उसने नहीं बता दिया कि मुझे ऑफर्स होती थी, मैं उसी तरफ आ रहा था, मेरी बोटी कर देने का हुआ, मुझे मार देने का हुआ। आकिब जावेद अभी देखें ये इतने सारे अभी आजकल इशू खुल गए हैं, अताउर रहमान का इशू खुल गया दोबारा, और क्रिकेटर आ गए, सलीम मलिक आ गए, दूसरे आ गए, कोई एक फ्रंट पे है कोई दूसरे फ्रंट पे है, तो वो अपनी पसंद नापसंद को दोबारा इन कराने की कोशिश। जी हाँ, वो तो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं की तरफ। तो ये सारे फ्रंट खुले हुए हैं, आगे भी खुले रहेंगे। ये सारी चीज़ें होती रही हैं, छोटी मोटी चीज़ें तो अब भी होती हैं और आइंदा भी इसको रोकना मुश्किल नहीं है। लेकिन बात ये है कि सर ये जो ग्रुपिंग होती है ना, एक ग्रुपिंग हमने शुरू में देखी जावेद मियांदाद के खिलाफ, जब ज़हीर अब्बास और उसमें फिर इमरान खान कप्तान हो गए। आपके पास 3 तो कप्तान है पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने आपको बड़ी अचीवमेंट दी है। इमरान खान साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर, सरफराज जी, और एक यूनुस खान। ये वो 3 लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट दी, और आपने उसकी चैंपियंस ट्रॉफी के 1 या 1.5 साल बाद उसको उठाकर टीम से फारिग कर दिया। बिल्कुल। आप उसको किसी तरीके से करते, आप उसको टेस्ट से हटा देते हैं। वैसे उसको टेस्ट में कप्तानी देना उस वक्त भी हमारे चेयरमैन साहब का फैसला दुरुस्त नहीं था। बिल्कुल ठीक। आप उसको रेस्ट देते, आप उसको टेस्ट से दूर रखते, टेस्ट ना खिलाते, 2 फॉर्मेट पे उसको तवज्जो रहती, उसको वनडे और उस पर रखते। अब आपने उठा के एकदम, या तो आपको पसंद आ जाता तो आप सर पे बिठा लेते, बिल्कुल ठीक है, या पैरों में डाल देते। ऐसा ही। तो इस तरीके से काम नहीं होता। ठीक है तो सर ये बहुत, मुझे किसी को मुझे बात बुरी भी लगे तो मैं उससे माजरत खाऊं, लेकिन मजबूरी है मेरी। बिल्कुल ठीक है। ये बात उबैद आपकी तरफ आऊँगा। अब लास्टली ज़रा ये बात हो जाए कि जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जो है स्टोरीज अनफोल्ड हो रही हैं, पुराने मैचेस की बात हो रही है, और इसका जो सबसे सैडेस्ट पार्ट है वो ये है कि हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं, और भरपूर बयानात दे रहे हैं। आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का जो मीडियम है वो इस्तेमाल हो रहा है, और यूट्यूब के ज़रिए पैगामात और वीडियोस बना के एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें की जा रही हैं। ये कितना आपको, आपके ख्याल में सही तरीका है, या ये इतने अरसे के बाद स्टोरीज अनफोल्ड होना, इसका क्या मकसद है, ये ज़रा बताइएगा। और इससे फिर जो इम्प्रेशन जाता है, फिर जैसे श्रीलंका वाले मैच के खिलाफ जो अभी आपको पता होगा कि स्टोरी वो भी सामने आई है कि जनाब जो वर्ल्ड कप 2011 के अंदर जो है वो फाइनल 4 खिलाड़ियों को जो चेंज किया गया था वो भी कुछ मशकूक सा है। तो मैं चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा बात हो जाए कि ऐसा क्यों हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स जो है वो ख़ास तौर पे कर रहे हैं। देखिए, इसमें फॉर्मर क्रिकेटर्स से ज़्यादा मैं इसका ब्लेम दूंगा मीडिया को, क्योंकि मीडिया की तरफ से ये चीज़ें उछाली गई। और देखिए, माजी में इन सब स्टेटमेंट्स का या इन सब इंसिडेंट्स के इंक्वायरी हो चुकी है, चाहे वो जस्टिस एजाज यूसुफ थे, चाहे वो कयूम कमीशन रिपोर्ट थी, सारी चीज़ें उसके अंदर आ चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। अब इस इशू को दोबारा उठाने का मुझे कोई तुक नज़र नहीं आया। ठीक है। और ना ही मुझे ये नज़र आ रहा है कि इसका कोई हल होगा, क्योंकि इसका देखिए सोशल मीडिया पे तो इसका हल नहीं निकलना ना जी, इसका हल निकलना है कोर्ट के अंदर। बिल्कुल ठीक है। वहाँ आपको एविडेंस देने होते हैं, ठीक है। वहाँ जब तक बात नहीं जाएगी, पहले वहाँ पर बात जा चुकी है, उसके ऊपर फैसला आ चुका है। अब कोई कहे जी वसीम अकरम को आप लटका दो, कोई कहे जी आप अताउर रहमान को लटका दो, कोई कहे आकिब जावेद को लटका दो, तो कुछ नहीं होना। बिल्कुल ठीक है। मेरे अगर मैं सोशल मीडिया पे लिख देता हूँ जी ये हो रहा है, इन्होंने माजी में ये किया था वो किया था, तो मेरे पास क्या सबूत है? बिल्कुल ठीक है। मैं बोल ही रहा हूँ ना, मैं बोल सकता हूँ, मैं चाहे यूट्यूब पे जाके बोलूँ, मैं चाहे ट्विटर पे जाके बोलूँ, चाहे मैं फेसबुक पे कुछ लिख दूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस मौके पर ये जो चीज़ें उछाली गई, इसका सिर्फ मुझे एक मकसद ये नज़र आया कि सलीम मलिक को दोबारा से इन करना है। आपको समझ में आ रहा है? सिर्फ एक यही समझ में आया, क्योंकि इससे फ़ायदा सलीम मलिक को हुआ, उनका केस दोबारा से उठा। बिल्कुल ठीक है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा जी सलीम मलिक को इस वजह से हमने बाहर नहीं रखा हुआ कि वो हालांकि जो लाहौर हाई कोर्ट में उनका जो केस था उसमें वो क्लियर हो गए थे, तो उसके क्लियर होने के बाद उनके जो एक और चीज़ सामने आई थी वो ये थी कि इंग्लैंड के अंदर उन्होंने सट्टेबाजों से मुलाकात की थी जी। उसके ऊपर 2011 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको लेटर लिखा था, आईसीसी ने वो चीज़ भेजी थी जी कि आप इसके हमें वजाहत पेश करें कि आपने इन लोगों से मुलाकात की, क्यों की, उसमें क्या मकसद था, क्या हुआ, जी, उसकी डिटेल बताएं। उसका सलीम मलिक ने कोई जवाब नहीं दिया था। ठीक। ये केस दोबारा उठने से फ़ायदा ये हुआ कि सलीम मलिक को दोबारा से इन होने का मौका मिला। उसने कहा जी मुझे वो चीज़ें नहीं मिली, आप दोबारा भेजें। वो दोबारा उसको दी गई, वो दोबारा अब वो कोरेस्पेंडेंस हो रही है। ठीक है, तो ये फ़ायदा सलीम मलिक को ज़रूर होगा कि वो दोबारा से इन हो जाएंगे। इसके अलावा ना वसीम अकरम के खिलाफ कुछ होगा, ना अतार रहमान के खिलाफ कुछ होगा, ना किसी दूसरे बंदे के खिलाफ कुछ होगा। इस बहस का कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय इसके कि पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। बिल्कुल ठीक है। आपने बिल्कुल छोटी सी वजाहत करूँ सलीम मलिक के मामले में ये है कि वो जब सलीम मलिक का ये केस हुआ था तो उस वक्त तो आईसीसी पिक्चर में ही नहीं होता था, काम ही नहीं था उसका। फिर बोर्ड का ये कहना है कि 9 साल पहले उनको कोई इतला दी गई थी, लेटर भेजा। सलीम मलिक डिनाई करते हैं कि मुझे इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, अगर मिलती तो मैं इस पर ज़रूर रिस्पॉन्ड करता। अब आईसीसी का ये मैटर ही नहीं है, ये आपका पाकिस्तान का मैटर है। उस वक्त आईसीसी का कोई कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा कोई इस किस्म का नहीं था। और बाकी उबैद ने जिस तरह सबूत की बात की, तो सर रिश्वत और जुआ इसकी सबूत कोई नहीं दे सकता। सब ज़बानी कलाम ही होते। ठीक, खत्म होगी बात। चले, इसी के साथ जो हमें यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी। उबैदुर्रहमान अवान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आलम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आलमगीर अहमद साहब, आपने यहाँ पर हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत की और गुफ्तगू वही है अभी, क्योंकि हमारी सिलेक्शन के हवाले से बात हुई है, बहुत सारे इसके ऊपर पैगामात मौसूल हुए थे। लोगों ने कहा कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया आप एक दफ़ा फिर इसके बारे में ज़रूर बात करें और इसको हाईलाइट ज़रूर किया करें कि जो डिज़र्विंग प्लेयर हैं, जिनको मौका दिया जाना चाहिए था, उनको नहीं मौका दिया गया। और फिर जिस तरह का एक्सपेरिमेंट आपने किया था डोमेस्टिक के अंदर, आपने कहा था कि बड़ा प्रोडक्टिव होगा, इसका बड़ा ज़बरदस्त आउटकम होगा, आपके पास टैलेंट भी आएगा, आपकी जो क्रिकेट भी बेहतर होगी। ऐसा कुछ अभी तक इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई है, और अगर इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई और इतनी उसकी भारी कॉस्ट भी आपको अदा करनी पड़ी है, तो फिर इसके ऊपर सवालात उठते रहेंगे। इसी बात के साथ आपके साथ इजाज़त आपसे लेनी होगी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।